दोस्तों, मैं हूं हर्ष वर्मा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल अल्फा बीटा एंड गामा वर्मा। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का एक ऐसे चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट करने वाले हैं जो कि अपने एग्जाम में काफी ज्यादा मार्क्स की वेटेज रखता है, जो कि है हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 12th। उसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हमारा 3 आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं टर्म वो है हमारा रजिस्टर। आपने काफी जगहों पे ये वर्ड को सुना होगा। रजिस्टर वर्ड का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस वर्ड का मतलब होता है प्रतिरोध, मतलब किसी चीज को अपोज करना। अब इलेक्ट्रिसिटी में इसका क्या मतलब है? करंट को अपोज करना। अब जिस चीज से करंट अपोज होता है उस डिवाइस को हम कहते हैं रजिस्टर। जैसे इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे, it is a device which resists the flow of current, या फिर हम फ्लो ऑफ चार्ज भी लिख सकते हैं। वो डिवाइस जो रेजिस्ट करता है फ्लो ऑफ करंट को। रेजिस्टेंस अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं कि कैसे फ्लो को रेजिस्ट करता है, बट जो डिवाइस हेल्प करता है ये चीजें करने में, ये डिवाइस कुछ ऐसा दिखने में होता है। ऐसे इसके 2 टर्मिनल्स होते हैं, उस पर कुछ लाइंस बनी होती है रेड कलर की। ये होता है हमारा रजिस्टर, है हमारी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अभी हमने रजिस्टर में पढ़ा विच रेजिस्ट द करंट। अब रेजिस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? रेजिस्ट वर्ड का मतलब ही होता है प्रतिरोध या फिर रोध, या फिर किसी चीज को मना करना। रेजिस्ट द फ्लो, किसी चीज के बीच में कोई दीवार खड़ी कर देना कि ये इधर से इधर नहीं जा सकते, इधर रेजिस्ट करेगा ये इसको। ये होता है हमारा रेजिस्टेंस। अब हमें रेजिस्टेंस मिला कहां से? हमें कैसे पता चला कि कुछ चीज रेजिस्ट भी होती है और इसका वोल्टेज और करंट के साथ क्या रिलेशन है, वो भी मैं अभी आपको सिखाने वाला हूं। तो पहले क्या माना जाता था? जो करंट है, वो जो करंट हमारा आई से रिप्रेजेंट होता है, आपको पता ही होगा। जो हमारा करंट है वो सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्ट्स पे ही डिपेंड होता है। हम सबसे पहले यही मानते थे कि अगर करंट बढ़ेगा तो किसी का पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। बिकॉज अगर ये 1 मीटर लंबी वायर है, अगर इसमें मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी तो करंट भी ऑब्वियसली बात है ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ज्यादा जल्दी फ्लो होगा। सो वही हम पहले मानते थे कि अगर जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 2 हो रहा है तो करंट भी हमारा 2 होगा। ये अगर 3 होगा तो ये भी हमारा 3 ही होने वाला है। सो सबसे पहले ये माना जाता था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे I के, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब हमने यहाँ क्या देखा? अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है उसका क्या मतलब है? अगर हमारा करंट बढ़ेगा तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा तो हमारा करंट भी ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज होगा। अब हमने इसको ये प्रोपोर्शनेट का साइन हमें हटाना है तो क्या लगाएंगे? V इज इक्वल्स टू। अब अगर प्रोपोर्शनेट का साइन है तो एक कांस्टेंट तो लगाना पड़ेगा ना। यहां हमने कांस्टेंट लगाया करंट R एक कांस्टेंट लगाया हमने, और R ही है हमारा रेजिस्टेंस। तो ये बन गया एक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला जिसको हम कहते हैं ओम्स लॉ। ये हमारा ओम्स लॉ भी यही कहलाता है। अब हमने क्या देखा? अब हमने यहां से 3 फॉर्मूले बना सकते हैं हम। ये हमने पहला V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए बना लिया। अब अगर हमें ही ये 3 वैल्यूज दी हुई हो हमारे न्यूमेरिकल्स में और हमें कहा जाए कि आप I निकालिए, तो I निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको तीनों ही बना देता हूं मैं आपके लिए। अगर हमें R निकालना हो तो हम करेंगे V/I। अगर हमें I निकालना हो तो हम करेंगे V/R। और ये एक फॉर्मूला तो ये है ही। तो हमने 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स इस छोटे से फॉर्मूले से सॉल्व कर लीजिए। अब हम करने वाले हैं रेजिस्टिविटी के बारे में कि रेजिस्टिविटी क्या है, क्या फॉर्मूला है, क्या ऐसा यूनिट है, सब कुछ अब हम सीखने वाले। और हाँ दोस्तों, रेजिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है ओम। और इसको जब हम सिंबॉलिकली जब हम रिप्रेजेंट करते हैं जो हमारे सर्किट्स में, उनको उसको हम करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम बाय दिस। मैं आपको सीधा बना के दिखा देता हूं।
ऐसे पढ़ने वाले हैं हमारी रेजिस्टिविटी के बारे में। हमने रेजिस्टेंस और रेजिस्टर हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी। अभी रेजिस्टिविटी क्या होती है? ये एक फिनोमिना होता है टू रेजिस्ट द चेंज। यहाँ पे हमने रेजिस्टर ने भी क्या किया था? करंट को अपोज किया था, रेजिस्ट किया था। अब जो ये उसकी टेंडेंसी है ना, उसी टेंडेंसी को हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। हर मेटल की अपनी अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है, अलग अलग करंट को फ्लो करने की अपनी क्षमता होती है। हर मेटल की अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है। आपकी एनसीईआरटी में पूरी टेबल दी हुई है कि किसकी कितनी रेजिस्टिविटी है। फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस पे कुछ असर डालते हैं, उसको कम करते हैं या ज्यादा करते हैं। सो जो सबसे पहला फैक्टर है वो है हमारा लेंथ, लेंथ ऑफ वायर। देखिए ये एक वायर है सपोज, अब अगर ये इसकी इतनी लेंथ है और एक वायर है जिसकी इतनी लेंथ है, तो अब किसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस करने का मौका मिलेगा, किसमें ज्यादा आयंस ट्रेवल होंगे, इसमें या इसमें। सो ऑब्वियस सी बात है इसमें ज्यादा होंगे, बिकॉज इसकी लेंथ ज्यादा है ना, ज्यादा दूरी है, तो इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा जल्दी जल्दी स्प्रेड करेंगे, ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस कवर करेंगे। सो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। अभी हमने रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले में पढ़ा था ना कि V इज इक्वल टू IR। सो R था, तो अगर V बढ़ा है तो R भी ऑब्वियसली बढ़ा होगा। सो यही से हमने सीख लिया अगर लेंथ किसी वायर की बड़ी हुई है तो उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। इसी तरह इसका रेजिस्टेंस इसके कंपैरिजन में कम होगा। सो हमने क्या पहला पॉइंट पढ़ा, अगर किसी की लेंथ बढ़ेगी तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ये हमारा पहला फैक्टर हो गया। अब हम अपना सेकंड फैक्टर देखते हैं। सेकंड फैक्टर है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? सॉरी, क्रॉस सेक्शन। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहां होता है? ये होता है दोस्तों यहां। सपोज ये एक वायर है, ये इसकी लेंथ है इतनी, अब इसकी क्रॉस सेक्शन कहां है? ये जो इसका पोर्शन है एक गोला है, तो इसका एरिया निकलेगा ना। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये एक हमारा वायर है कि लेंथ, और ये है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो अब हमने क्या देखा, जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन बड़ा होगा उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा। मतलब कि अगर कोई इतना पतला वायर है और अगर कोई इतना पतला वायर है तो ज्यादा, इतना मोटा वायर है सॉरी, तो ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा? इसका होगा। तो ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा? इस वाले वायर का होगा, पतले वाले का। सो अब हमने क्या देखा, ये अगर जो एरिया ऑफ रेजिस्टेंस, सॉरी एरिया से ले लेते हैं, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब कि अगर एरिया, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, अगर पतला होगा तो रेजिस्टेंस बड़ा होगा, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। सो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम इसमें एक थर्ड टर्म भी लेंगे जिससे हमें कोई इक्वेशन नहीं मिलेगी बट हमें पता चलेगा, जो कि हमारा नेचर ऑफ मेटल या फिर नेचर ऑफ वायर भी कह सकते हैं। रेजिस्टेंस का एक फैक्टर है, बिकॉज मैंने अभी आपको बताया कि हर मेटल का, हर अपने अपने वायर का, हर अलग अलग तरीके के मेटल का अपना अलग रेजिस्टेंस होता है, अपनी अलग एक रेजिस्टिविटी होती है, जिसके बारे में आपको बुक में अच्छे से बताया गया है। जो अब हमने फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हमने अब क्या निकाला, जो रेजिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनेट है टू लेंथ अपॉन एरिया। अभी जो ये प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको हटाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? इक्वल टू और एक कांस्टेंट, इक्वल्स टू, यहाँ पर अब हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। वो कांस्टेंट क्या है? वो है ये रो। ये ऐसा साइन होता है, ऐसा, जो कि है L/A। सो ये जो है ये एक कांस्टेंट है जिसका नाम है रो, जो कि एक कांस्टेंट है और जो कि रेजिस्टिविटी को शो करती है। अब रेजिस्टिविटी का सिंबल क्या है, फिर ऐसा यूनिट क्या है, अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं। रेजिस्टिविटी क्या हो गई? R/A/L। सो रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू R, रेजिस्टेंस का क्या था? ओम, ए का क्या है? मीटर स्क्वायर, अपॉन लेंथ का क्या है? मीटर। सो एक से एक कट गया, तो रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट है ओम मीटर। 3 आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और हम आने वाली वीडियोस में और भी पार्ट्स कवर करने वाले हैं, जैसे कि सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, हम सब कुछ डिटेल में
पढ़ने वाले हैं। तो सारी वीडियोस आपको मिल सके उसलिए आप अपने फेवरेट चैनल अल्फा बीटा एंड गामा वर्मा को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि ऑल पे रखिए, ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।